जगह नहीं है, नीचे चल जाओ लोग दूसरा हॉल में, कहीं इधर बाहर बैठो, नहीं तो जगह तो इसमें है नहीं है। आर्टिकल संख्या 29-30 दोनों समझा दिए थे ना। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। अल्पसंख्यकों के संरक्षण की चर्चा पहली बार आर्टिकल 29 में। देख घोंचू खड़ा का है वहां, बैठ जाओ, जैसे नीचे बैठा है ना वैसे तुम लोग भी बैठ जाओ, एकदम भाग पीछे, एकदम एकदम गांव में से आएगा ना खटिया पे छोड़ के, तो यहाँ सोचेगा हमरा के बाद। चलिए वो ध्यान से समझिए। आर्टिकल 29 में किस चीज की चर्चा किया गया? अल्पसंख्यकों के संरक्षण की चर्चा, कि किसी भी विद्यालय या शैक्षिक संस्थान में किसी भी अल्पसंख्यक को उसके भाषा के आधार पर या उसके कल्चर के आधार पर या उसके धर्म के आधार पर आप विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोक सकते, आपको उसे प्रवेश देना पड़ेगा। ये उस अल्पसंख्यक का क्या है? अधिकार। आप देखिएगा बैंक में ना, आप जिसको इंग्लिश में साइन करना है इंग्लिश में करें, हिंदी में साइन करना है हिंदी में। कई लोग मुस्लिम लोग उर्दू में साइन करते हैं, खास करके मुसलमान महिलाएं जो जिनका जन्म 1960 से 70 के दशक में हुआ था, मतलब उस समय की, आज उनका उम्र 40-50 होगा, क्योंकि उस समय महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता था। धार्मिक शिक्षा दे के छोड़ दो, घर में पूजा पाठ करेगी या मुसलमान रहेगी तो नमाज उमाज पढ़ेगी, तो उसको उर्दू ज्यादा पता था, तो वो उर्दू में भी साइन कर देती है बैंक में। क्या रोक सकते हैं? नहीं रोका जा सकता है उन लोग को। तो अल्पसंख्यकों के संरक्षण की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 29। किसी विद्यालय में किसी अल्पसंख्यक के भाषा या कल्चर के आधार पर आप उसे प्रवेश से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। उसे जिस भाषा का होगा उसको आप अलग से आप क्या कीजिएगा, यूनिवर्सिटी में वो व्यवस्था दीजिएगा। लेकिन अगर वह अल्पसंख्यक चाहता है कि अपना कॉलेज खोले, अपना स्कूल खोले, तो खोल सकता है कि नहीं खोल सकता? किस आर्टिकल के तहत? क्या उस कॉलेज और स्कूल को सरकार मान्यता देगी? देगी। सरकार उसके टीचर या प्रिंसिपल को सैलरी देगी? देगी। अगर वो सरकार के शर्तों का पालन करेगा तब। छोटा सा स्कूल सरकारी स्कूल नहीं होता, उसका जितना सरकार कहेगी कि इतना एकड़ का उसका प्लेग्राउंड होना चाहिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रिंसिपल रूम ऐसा होना चाहिए, वेटिंग एरिया इतना होना चाहिए, उस हिसाब से ही क्या किया जाएगा, अगर नॉर्म्स को फॉलो करेगा तो उसको सरकारी मान्यता दे दिया जाएगा। जैसे हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को सरकारी मान्यता लेना चाहें तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको चाहिए प्लेग्राउंड, उसको चाहिए गार्डन, पार्क। सरकारी स्कूल में हर सुख सुविधा चाहिए, बस टीचर कैसा भी चलेगा, समझे? उसका सरकारी स्कूल मतलब गेट चौड़ा होना चाहिए 10 फीट का। और हम लोग जो है प्राइवेट, यहाँ कैसा भी चलेगा, जमीन पे बैठ के पढ़ेगा लड़का, लेकिन पढ़ाई अच्छा होना चाहिए। तो थोड़ा सा क्या है, उल्टा है। सरकारी स्कूल में आप लोग भी पढ़े होंगे कि नहीं? हम लोग भी पढ़े थे, 30 रुपया फीस था हम लोग की इंटर में, जब हम लोग इंटरमीडिएट पढ़ते थे। ऊपरा से ना सरकारी में पढ़े थे, पैसा नहीं लगता है। ऊपर से ना छत में से कुछ कुछ टूट के गिरते रहता था, खोपड़िए पे गिर गया है, कोनो का खोपड़ी फूट जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों में अल्पसंख्यकों के संरक्षण की चर्चा है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। किसका है? शिक्षा एवं। लेकिन यह शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये क्या सबको है? अल्पसंख्यकों को। यहाँ पर स्पष्ट रूप से किसकी चर्चा है? अल्पसंख्यक। बाकी सबके लिए शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का क। आर्टिकल 21 का क। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, अगला देखते हैं। 29 30 समझ गए। आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। पैतृक संपत्ति जो होती है आपकी, उसका अधिकार आपसे आपकी कोई संपत्ति नहीं छीन सकता है। संपत्ति जिसमें जमीन वगैरह जो होती है आपका, खेत खलियान बगीचा, ये आपका संपत्ति है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता था। कब? पहले। लेकिन ये मूल अधिकार बनाया गया था। मूल अधिकार सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती है, क्योंकि मूल अधिकार का रक्षक
सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार किसी का छीनिएगा तो बीचवा में कूद जाएगा, कहेगा आप कैसे किसी का मूल अधिकार छीन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं मानेगा और इसे क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे मतलब आप किसी का भी संपत्ति सरकार छीनना चाहिए तो छीनने नहीं देता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? तो सरकार को इससे काफी ज्यादा दिक्कत आती थी। सरकार के कोई भी योजना बनेगी, कोई स्कूल बनेगा, कोई अपना जमीन ही नहीं दे रहा था, कोई सड़क बनेगा, जमीन ही नहीं दे रहा था, जबरदस्ती ले भी नहीं सकते थे। तो मोरारजी देसाई ने कौन सा संशोधन कराया? 44वां संशोधन, 44वां अमेंडमेंट 1978। इसके तहत इसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाना था, क्योंकि मूल अधिकार में रहेगा तो सरकार उसे नहीं छीन सकती है। मूल अधिकार में एक ही शर्त पे रहेगा, अगर वो कहां रह जाए? भाग 3 में। और भाग 3 कहां से चालू होता है? 12 से 35। यानी अगर इसे 12 से पहले हटा दे या 35 के बाद कहीं फेंक दे तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार बचेगा नहीं, वो फंडामेंटल राइट नहीं बनेगा, फिर वो आपका क्या बन जाएगा? लीगल राइट बन जाएगा। तो इसके तहत इसे 31 से हटा के 300 के क में भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? 300 के क में। अभी ये कैसा अधिकार हो गया है? कानूनी अधिकार, लीगल राइट हो चुका है, कानूनी अधिकार हो चुका है। यानी पब्लिक हमारी जमीन नहीं छीन सकती है, पड़ोसी हमारा जमीन नहीं छीन सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को जिस दिन जरूरत पड़ेगी हमारी जमीन को, हमारा जमीन क्या कर सकती है? छीन सकती। बहुत सारे लोगों की जमीन, एयरपोर्ट बनता है तो चला जाता है। नोएडा में एक एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा। वहां नोएडा अथॉरिटी को सरकार ने जिम्मेदारी दी कि आप जमीन खरीदिए यहाँ से। वो वहां पे गई, भाई एयरपोर्ट बनता है तो समझिए 40-50 को गांव जितना में बसेगा ना उतना में ससुरा एगो एयरपोर्ट होता है। अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे किसी का फ्लाइट टर्मिनल, वहां पे देखिए 3 ठो में, टर्मिनल 1, 2, 3, 1 से लेके 3 तक जाने में आपका हालत खराब हो जाएगा, इतना बड़ा एयरपोर्ट है। तो बड़ा जगह चाहिए। तो नोएडा अथॉरिटी ने क्या किया, जिन किसानों से खरीदा उनको पढ़ाया कि देखो भैया तुम्हारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, इसलिए तुम हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हम लेना है हम ले लेंगे। बेहतर यही है कि इजी मन से ये पैसे लो, हम तुम्हें पैसा देते हैं, और जब एयरपोर्ट बनेगा तो तुम्हारे परिवार से एक आदमी को उसमें नौकरी दिला देंगे। एयरपोर्ट में बहुत नौकरी होता है, जहाज को इसे लाइट दिखाइए ऐसे ऐसे, जजिया जब एयरपोर्ट पे आती है ना तो उसको पायलट को नीचवा नहीं दिखता है कहां तक आ गया है, रोकना कहां है, तो नीचवा उसको दहीने बाएं ऐसे इशारा करता है, हाँ हाँ दहीने ले दहीने बकलवा लौट जाएगा इधर, हाँ बस बस बस, हाँ धीरे 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 एकदम रुक जा, बस ऐसे झंडी दिखाता है, उसको ग्राउंड फोर्स बोला जाता है। समझा गया? आप घुसते हैं तो आपका टिकट उकट चेक करेगा, सब 4 को लेयर होता है ना एयरपोर्ट में। सबसे पहले सिक्योरिटी, मतलब आपको एंट्री गेट, एंट्री के बाद बोर्डिंग गेट, बोर्डिंग के बाद सिक्योरिटी गेट, सिक्योरिटी के बाद आपका फिर फाइनल, आप जब वेट करते हैं जहाज में बोट करने के लिए तो उसमें कहीं ना कहीं खपा देगा, सोचा वहां 10,000 लोगों को नौकरी होता है। पार्किंग में दे देगा टिकट काटने के लिए, लो आपका गाड़ी है 25 रुपया, कहीं ना कहीं हटा देगा। बिहार सरकार को भी दिक्कत है एयरपोर्ट का। पटना एयरपोर्ट ससुरा इतना छोटा है कि तनी सा पहले उतार देगा, अगर पायलट तो बाउंड्री ऊपर उतर जाएगा पहले ही, तनी सा अगर देर से उतारा तो दूर के आगे निकल जाएगी, इतनी चुकी ये एयरपोर्ट यहाँ का। बहुत डर लगता है यहाँ पायलट को। कभी कभी होता है कि पायलट उतार देता है, उसका देखता है कि नहीं रुक पाएगा तो फिर लेके उड़ जाता है, होता है सब। अरे हमारे साथ ही हुआ था, मतलब फरवरी में हम आ रहे थे दिल्ली से, अब रास्ते में तो कुछ लोग पहचान गए पटना के ही, अमूमन पटना फ्लाइट आ रही है तो ज्यादातर लोग पटना की रहेंगे, तो रास्ते में बहुत लोग पहचान गए, हाँ सर कैसे हैं, ये है वो है, थोड़ा बातचीत होने लगा। जहाज जो पटना में आती है छोटे रहती है, 150 लोगों का जगह रहता है, पहचान गए लोग। जब जहाज उतरी तो उतरी ही ठीक ठाक, उड़ने के बाद आधा सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हाँ रुकेगी रुकेगी, लेके उड़ गया यहाँ पे। सब लोग डर गए एकदम, अरे बाप रे क्या हो गया क्या हो गया। अब सब हम कहें कि भाई गड़बड़ा देगा सभी, तो वही में अफरा तफरी हो गया यहाँ पे। हम गए बैठो बैठो बैठो, कुछ नहीं हुआ, वो गो अराउंड ले रहा है, मतलब एयरपोर्ट का रनवे क्या हो गया था, कम हो गया था, तो गो अराउंड ले लेता है कि भाई कम है नहीं रुक पाएगा। वही दिल्ली एयरपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आधिया के बाद उतरेंगे तो इतना लंबा है कि रुक जाएगा वहां पर, बहुत लंबा रनवे, यहाँ आके गिर जाएगा। फिर वो पटना का चक्कर लगा के घुमा के लाया, फिर उतारा, तब लोगों को लगा कि हाँ भाई ठीक है खान सर सही बोल रहे थे। हमरा खुदे डर लग रहा था से अरे भाई हमको खुदे डर लग रहा था, लेके क्या उड़ गया यार, हमके लेके उड़ा होगा तो ठीक है ट्रक। तो एयरपोर्ट बहुत छोटा है पटना एयरपोर्ट, तो पटना एयरपोर्ट को बड़ा करने के लिए बिहार सरकार को कोई जमीनें नहीं दे रहा है। काहे? क्योंकि यहाँ के अफसरशाही लोग जमीन ले लेंगे,
किसान को कहेंगे आपका ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर होगा। रे बबुआ ओकरा ऑनलाइन ट्रांसफर करके रिसीव दे दो ना, तुम्हारी जमीन का पैसा आ गया, हम जमीन दे देंगे ना। ऑनलाइन पैसा जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन बिहार में देखेंगे ना, लड़का के मार्कशीट पे लड़की का फोटो आता है। ये है बिहार। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और जमीनें नहीं मिल रहा उसको। बिहार सरकार को जमीन कहाँ मिल रहा है पता है? छपरा में, सारण में। ले भाई साहब, पटना में एयरपोर्ट पकड़ना है तो लोग गाड़ी पकड़ के कहाँ जाएगा? सारण जाएगा। इनको बिहटा में जमीन नहीं मिला। अब वही नोएडा उत्तर प्रदेश का एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन एक बार कर लिया 6 महीना में। क्यों? किसान को कहा कि भाई देखिए हम आपको लिखित देते हैं कि आपको एयरपोर्ट में एक जमीन, एक तो कोई ना कोई नौकरी दे देंगे आपको। अब प्राइवेट नौकरी होता है, देने में कौन चीज आता है? हटाना तो 2 मिनट का काम रहता है। अरे दे दो ना पहले यहाँ पर, और उसके पैसा ट्रांसफर कर दिया अकाउंट में। तो सर अभी क्या है, संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार है? नहीं, नहीं है मूल अधिकार। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो कैसा अधिकार है? कानून। क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जमीन ले सकता है? क्योंकि वो कैसा अधिकार है? कानून। लेकिन क्या किसी व्यक्ति की जमीन सरकार ले सकती है? ले सकती है। लेकिन 1948 से, कौन सी है, 78 से पहले ले सकती थी? नहीं, लोग केस कर देते थे और सुप्रीम कोर्ट रोक देता, आप जमीन नहीं लीजिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किस पे टैक्स ले? नहीं, उस पे नहीं लगता टैक्स। आगे बढ़े। सब देखिए, सब आपका जैसे मान के चलिए संपत्ति है, आपका खेत लिया गया 2 लाख में, सरकार ने आपका खेत ले लिया, तो सरकार आपको 2 लाख दी, आप 2 लाख रुपए में कहीं जाके जमीन ले लीजिए। समझा गया कि नहीं आएगा? जमीन का बेचने से जो पैसा आता है उसे 3 साल के अंदर अंदर जमीन पे ही खर्च करना होता है, अदरवाइज फिर टैक्स के दायरे में आ जाएंगे आप। वो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो जाता है। अब आप समझिए ध्यान से, आप लोग के घर में कहीं किसी का जमीन लिखाया होगा तो देखते होंगे कि रजिस्ट्री में जमीन है 1 लाख की, मान के चलिए 1.5 लाख का जमीन है, और लिखाता मान के चलिए आपने जमीन 2 लाख में खरीदा, अब पेपरवा पे लिखाता है कितना? 1.5 लाख। पेपरवा पे कितना लिखा जाता है? 1.5। ऐसा कम कम लिख देता है ऐसा कि नहीं? इसके 2 रीजन समझिए। सरकार कहती है कि जितना में हम जमीन लिखेंगे उसका 10% हम रजिस्ट्री चार्ज काटेंगे। कितना काटेंगे? 10। तो अगर 2 लाख की जमीन है तो सरकार कितना रुपया अलगे से लेगी? 2 लाख रुपया तो जमीन वाले को देना पड़ेगा, और सरकार लिखाई कितना लेगी? 10%। 10% के हिसाब से 20,000। तो आदमी को कितना पड़ गया? 2,20,000 रुपया। समझ में गया कि नहीं? अगर लिखाई लग गया, इसलिए आदमियां क्या करते हैं, सब करते हैं। सुनिए, 2 लाख का जमीन है ना, 1 लाख रुपया हम आपको ऐसे ही दे देते हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। लो 1 लाख रुपया उसको ऐसे दे दिया, और बाकी बचा 1 लाख का सरकार के पास दिखाया। वो कहेगा मैंने ये जमीन 1 लाख रुपया में बेची। तो सरकार कही ठीक है, 10% आप इसका चार्ज दीजिए, 10,000 रुपया लिखाई लगेगा। 10,000 रुपया उनको क्या देगा? लिखाई। और 1 लाख पहले पहुंचा दिया है और लिख देगा। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? समझ में गया? तब आप लोग सोचेंगे, लड़का नहीं लड़की सोचेगी, सब एक काम करते हैं, 2 लाख रुपया में से 1,99,000 उसको देख लेते हैं, 1,000 में लिखवाते हैं। 10% के हिसाब से 1,000 का कितना हो गया? 100 रुपया। लो लिखाई लो 100 रुपया एक। आप लोग ऐसा सोच रही होगी कि नहीं? नहीं सोची? तो फिर आपका दिमाग नहीं है। हम लोग तो यही सोच रहे थे कि भाई जब गिरना ही है तो नमक के बोरा पे क्यों गिरेंगे, गद्दा पे गिरे। नहीं सोच रही थी तो बताओ। अच्छा ये बताओ क्या गलत है? जब यहाँ चुरा रहा था तो यहाँ पूरा चुरा। तो सरकार कहती है, देखिए सरकार हर जमीन का एक मिनिमम रेट फिक्स की है कि इससे कम में इस जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, इससे कम में खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। तो उस जमीन का रेट सरकार क्या कर देती है? फिक्स कर देती है। कहती इतना तो ये जमीन का सरकारी रेट है, इससे ऊपर आप बेचिए, इसके ऊपर खरीदिए। समझ में क्या? उससे नीचे नहीं खरीद सकते। तो सर जमीन का क्या हो जाता है? वैल्यूएशन। इसका वैल्यूएशन क्या सरकार 1,000 रखी होगी? 2 लाख का जमीन है तो सरकार कम से कम इसका वैल्यूएशन रखी होगी 80 से 90,000। उससे नीचे आप खरीदे नहीं सकते। अप्रोक्स देखिए वैल्यूएशन कितना होता है, जितना मार्केट में रेट होता है ना उसका आधा वैल्यूएशन होता है। अमूमन यही देखा जाता है। सरकारी रेट में जमीन 1 लाख है तो प्राइवेट आदमी उसको कितना में बेचेगा? 2 लाख रुपए। कितना में बेचेगा? 2 लाख। लेकिन मान के चलिए ये जमीन बिकने वाली है कितना में? 2 लाख। अमूमन आप बताइए इसका सरकारी रेट क्या होगा? एक लमसम में 1 लाख। हालांकि इसका एक डायरी आती है जिसमें लिखा होता है हर गली मोहल्ले का, उसमें नक्शा होता है, इस जमीन का वैल्यूएशन इतना इतना। खाली जमीन है तो उसका वैल्यूएशन कम, 1 तल्ला मकान है तो उसका ज्यादा, 2 तल्ला मकान है तो ज्यादा,
3 तल्ला है तो और ज्यादा। इस तरह से क्या होता है वैल्यूएशन, नीचे दुकान लगा है तो उसका वैल्यूएशन ज्यादा, दरवाजा लगा है तो कम, शटर लगा है तो ज्यादा, क्योंकि दरवाजा लगा है तो आदमी रहता होगा, शटर लगा है तो दुकान चलता होगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो अलग अलग वैल्यूएशन आता है। अमूमन तुलना पे लोग बेच देते हैं। तो अगर 2 लाख रुपए सरकारी रेट है, सॉरी प्राइवेट आदमी बेच रहा है, तो अमूमन इसका सरकारी रेट कितना होगा? कितना होगा? 1 लाख। कितना होगा? 1 लाख। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? ये बताइए, अगर हमारा जमीन है, मान के चलिए यही मेरा ही जमीन है, तो प्राइवेट को हम बेचते तो कितना में? 2 लाख। सरकारी रेट, ये सरकारी रेट इसीलिए होता है कि सरकार जब हमारी जमीन खरीदेगी ना, तो कहेगी खान सर भूल जाइए कि बाजार में आपको क्या मिल रहा था, हम वैल्यूएशन कितना लगाए थे? 1 लाख। इसी वैल्यूएशन के आधार पर भूमि अधिग्रहण विधेयक के तहत हम आपसे आपकी जमीन ले लेंगे। समझा गया? पहले सरकार किस पर लेती थी? अपने वैल्यूएशन पर, अपने वैल्यूएशन पर। लेकिन जब भूमि अधिग्रहण विधेयक आया तो कहा गया कि वैल्यूएशन से हम 1.5 गुना ज्यादा देंगे। तो लगभग क्या हो जाता है? मार्केट रेट हो जाता है। लगभग कितना हो जाता है? मार्केट रेट हो जाता है। तो आप इतना समझ में आ गया कि लोग क्यों जमीन देते? 1 करोड़ का जमीन खरीदेगा ना, तो लिखवाएगा कितना में? 60 लाख में खरीदे। कितना में लिखवाएगा? 60 लाख। काय लिए? लिखैया बचाने के लिए। लेकिन मिनिमम से मिनिमम कितना नीचे जा सकता है? आगे बढ़े सर। सर 2000 में जो जमीन की कीमत थी सन 2021 में भी वही होगी। इतना जल्दी वैल्यूएशन नहीं बढ़ता है, 5 साल 10 साल बाद सरकार वैल्यूएशन लगाती है। हालांकि बढ़ना तो हर साल चाहिए, लेकिन सरकार 10 साल पे क्या लगाती है? वैल्यूएशन लगाती है कि हाँ अब बढ़ना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? लिखाई वगैरह देखते हैं। अब आप लोग जब भी कभी जमीन लिखाइएगा तो याद रखिएगा, जमीन कैसा अधिकार है? कानूनी। तो जब जमीन लिखवाते हैं आप, तो जमीन लिखवाते समय इस बात का अच्छा से ध्यान रखिएगा कि कहीं लिखाई का जो आपका रेट है सरकार के वैल्यूएशन से तो कम नहीं हो गया है। मान के चलिए कोई जमीन है जिसका सरकारी वैल्यूएशन कितना है? 2 लाख रुपया। कितना है? 2 लाख। आपने इसको लिखवा लिया 1.5 लाख में। आपकी लिखाई हुई रजिस्ट्री कागज रद्द हो जाती है, आपका जमीन गया छुट्टा साढ़ की तरह हो जाएगा, फिर आपकी रजिस्ट्री क्या हो जाएगी? रद्द। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, वैल्यूएशन से 10-20 हजार एक्स्ट्रा देके रखिएगा। क्या पता कहीं ससुरा कोनो और चीज में नाप के 10 हजार बढ़ा दे। अब कई आदमी कहता है कि नहीं वैल्यूएशन 1,10,000 तो 1,10,000 में लिखाएंगे। अब यही एक हमारे यहाँ एक आदमी का गलती हो गया था, रजिस्ट्री वो जमीन लिखाए थे, अब वैल्यूएशन था उसका 1.5 लाख। वैल्यूएशन कितना था? 1.5 लाख। जबकि उस जमीन में 6 फीट की बाउंड्री उठी थी। कितनी बाउंड्री उठी थी? 6 फीट। आया उस और कहा गया हम कानून पढ़े हैं, वैल्यूएशन 1.5 लाख है तो हम 1.5 लाख में लिखवाएंगे। अब वो जैसे रजिस्ट्री लिखते हैं ना, देखो जांच करने आता है जमीन पर, जांच करने वाला आया, कहा कि 6 फीट की बाउंड्री उठी है, इसका 10,000 वैल्यूएशन में ज्यादा होगा, 1,60,000 हो गया। 1.5 लाख में लिखवाया, रजिस्ट्री खत्म। आप दौड़ते रहिए कोर्ट में। समझ? तो इस चीज के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जो सरकारी वैल्यूएशन है जमीन की उससे कम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। लाइव वाले बफरिंग नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत कभी 1 आध सेकंड के लिए हो गया तो हो गया। तो आप लोग हाँ, जमीन फिर से आप ही का होगा, फिर से रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, फिर से पैसा देना, वो पैसा कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कभी भी सरकार से कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी भी बफरिंग कर रहा है जी तुम लोग का। ठीक तो है, बफरिंग कहां कर रहा है? आगे बढ़े संपत्ति के अधिकार में। सही हो गया बाबू, अभी तक आप लोग बबरिंगे चिल्ला रहे हैं। सही हो गया, रुक गया था तो अब रुक गया, अब ठीक हो गया ना। एक के बार में चिल्लाने लगता है सब बबरी। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। ये समझ में आ गया संपत्ति का अधिकार। कभी भी आप वैल्यूएशन से कम की जमीन लेंगे, कभी भी जमीन वैल्यूएशन से कम नहीं लेना है। वैल्यूएशन से हमेशा 30-40 हजार का मार्जिन लेके चलना है। अब आप बताइए ना, वैल्यूएशन से अगर आप 50 हजार भी मार्जिन बढ़ा दिए तो कितना टैक्स लगेगा आपका? 10%। कितना
कितना पड़ेगा? 5,000। अरे 5,000 रुपया के चक्कर में आपका पूरी जमीन हमेशा के लिए सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी? तो आप वैल्यूएशन देख लीजिए, सबसे कम वैल्यूएशन खेत की जमीन की होती है, सबसे ज्यादा जमीन वैल्यूएशन कॉमर्शियल जमीन की होती है जो हाईवे के किनारे होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। तो जमीन जो होता है भाई, इसको आपको संपत्ति का अधिकार, अब कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा है? कानूनी अधिकार है। ठीक चल रहा है बाबू सबके मोबाइल में, आप लोग में क्या दिक्कत हो गया है? नहीं चल रहा है? चलिए अब आगे समझते हैं। आप लोग देखिए, संपत्ति के अधिकार में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान से समझिए, पहले कानून ये था कि जमीन, मुसलमान कानून में लॉर्ड कॉर्नवालिस के वक्त में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हिंदू के लिए अलग कानून बना दिया, मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाया। तो इस्लामिक रूल के अनुसार जो संपत्ति खानदानी संपत्ति है, संपत्ति देखिए ध्यान से समझिए, दो तरह की होती है। एक खानदानी संपत्ति जिसे कहते हैं पैतृक संपत्ति, जो परदादा से दादा को, दादा से इसमें, मतलब जो जिसे हमने नहीं खरीदा है, वो कौन सी संपत्ति होती है? पैतृक संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति में सबका बराबर अधिकार हो जाता है। समझ में गया? जैसे मान के चलिए कि हमें जो जमीन हमारे पिताजी से मिली है, हमारा मान के चलिए 14 गो लड़का हुआ सब, शाहजहां, सुनिए ध्यान से समझ में नहीं करता है। हमारा पैतृक संपत्ति है जो हमें पिताजी से मिला है, ठीक है? हम लोग का खेत खलिहान कुछ नहीं है, बाजार में हम लोग का वही पैतृक संपत्ति हमारा 1 आध कट्ठा है, उत्ते में मकान है, खेत खलिहान 1 इंच नहीं है, खेत तो हम लोग खेती किए ही नहीं है। हाँ, तो हमारा पैतृक संपत्ति, हमारा कितना लड़का हुआ सब? 14 गो। तो हमारे पैतृक संपत्ति में उन 14 का क्या होगा? बराबर अधिकार। अब हम देना चाहें या नहीं देना चाहें, उन 14 का क्या होगा? बराबर अधिकार हो जाएगा। लेकिन हमने बहुत सारी जमीनें अपने पैसे से खरीदी है। अब जो जमीन हम अपने पैसा से खरीदे, हमरा मन, हम उस 14 लड़का में से जिसको ज्यादा दे, जिसको कम दे, समझ गया? वो हमारी इच्छा। नहीं तो हम चाहेंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति को भी लिख देंगे कि जाओ, हम तुम्ही को लिख दिए, ये 14 मेरे किसी काम का नहीं, मेरा सेवा नहीं करता, सब भाड़ में जाए आप। समझ में गया? तो जो वारिस होता है, उत्तराधिकारी होता है, उसका अधिकार किस पर होता है? किस पर होता है? पैतृक संपत्ति पर। किस पर होता है? पैतृक संपत्ति पर होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा अर्जित संपत्ति पे क्या अधिकार होगा? हाँ, नहीं होगा। इसलिए जब भी आप जमीन खरीदिएगा, तो अगर जमीन पैतृक होगा तो पेपर अच्छा से जांच कराइएगा और उसमें वंशावली जांच करा लीजिएगा कि ससुरा इस वंश में कै गो लड़का है, हाँ, कितना लड़का है, सब कै गो। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जब वंशावली जांच करेंगे तो उसका वंश पता चलेगा। और पैतृक संपत्ति पूरे वंश में क्या होती है? बराबर बढ़ती है। हमारा जो पैतृक संपत्ति है कितने लड़कों में बटेगा? 14 लड़कों। कितने लड़कों में? 14। और जो हम खरीदे हैं वो हमारी मर्जी, हम चाहेंगे तो आपको लिख देंगे कि लाओ यहाँ पे लिख दिया आपके नाम पर। क्या हमारा 14 में से कोनो लड़का कंप्लेन करेगा? कोर्ट कहेगा कि इधर 14 का 14 पहुंचेगा, देखिए हम सब लोग खाने सर के जज कहेगा कि हटाओ ना, तुम उनका संपत्ति है। जो जमीनवा है वो खरीदे थे कि खानदानी था, तो कहेगा भाई तो खानदानी जमीन था, तो खानदानी में 14 का क्या हो जाएगा? बराबर अधिकार। लेकिन हम खरीदे रहेंगे तो हम जिसको मन उसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? अब आगे समझिए। हाँ? नहीं लिख सकता है? हाँ? अरे यार आराम से बोल, तुम बताओ क्या? पैतृक संपत्ति नहीं समझे? आपके दादा का जमीन जो है ना, आपके पिताजी को मिला है, पिताजी खरीदे हैं, तो जो जमीन आप खरीदते नहीं है, खानदाने मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं? पैतृक संपत्ति। इसमें कौन चीज समझना है जी? आप घर में रहते हैं, घर में आप खरीदे हैं, किससे मिला है आपको? पापा से मिला। और जो लॉजवा में रहते हैं,
संपत्ति है, ध्यान से समझिए। हमारा पैतृक संपत्ति अगर हम चाहें किसी को बेचना, तब तो उस हिसाब से आप कहेंगे कि पैतृक संपत्ति लेने ही लायक नहीं है। यार इन सब का बफरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो पागल थोड़े है सब कि तुम बोल दोगे कि हो रहा है तो हो जाएगा। ज्यादा रुक जा रहा है। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है बहुत थोड़ा आप लोग के में। हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ? ज्यादा बफरिंग कर रहा है जी। थोड़ा बहुत चलिए वो एडजस्ट करिए, थोड़ा सा बैक नेटवर्क स्लो रहता है ना तो 2-3 सेकंड पीछे हो जाता है, थोड़ा सा पीछे हो जाता है। नेटवर्क स्लो रहेगा तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। बहुत पीछे कौन जी? कल का क्लास चल रहा है। अरे नेटवर्क स्लो रहता है तो 8-10 सेकंड क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। चलिए अब ध्यान से समझिए, एक से एक रहता है सर। अब एक बात बताइए, पैतृक संपत्ति को खरीदना ज्यादा आसान है, रिस्क ज्यादा किसमें है, पैतृक संपत्ति में या फिर अर्जित संपत्ति में? तो पैतृक संपत्ति में बड़ी रिस्क होता है, कोनो आगे कंप्लेन कर देगा कि हम इसके क्या है, वारिस। तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब तो आप कहिएगा कि सर पैतृक संपत्ति खरीदने लायक नहीं है। ऐसा नहीं है। कैसे? आप वंशावली निकालिए, जैसे हमारा वंशावली निकलेगा तो हम अपना पैतृक संपत्ति किसी व्यक्ति को बेचना चाहते हैं, तो बकलोल होगा तो आके लिखवा लेगा, हाँ खान सर लिखिए, रजिस्ट्री कर दिए, चल गए, बेच के चल गए, हमारा 14 गो से फरिया लेगा, समझा गया कि नहीं? लेकिन अगर वंशावली निकालेगा, वो इंसान क्या होगा, होशियार होगा, तो वंशावली निकालेगा। तो वंशावली में आएगा खान सर, एगो खान सर की बुढ़िया, अब टोटल कै गो, 14 गो। कितना हो गया सर? 14 गो। तो उस संपत्ति पर 15 लोगों का अधिकार हुआ, एक मेरा और जो 14 गो है सर उस सबका। तो जब बुढ़िया का नहीं, इसका ना होगा नहीं, 14 गो का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। 14 ठोका, कितने का? 14। तो वंशावली, अब जब हम रजिस्ट्री करने जाएंगे ना, उसमें 15 को साइन लगेगा, एक मेरा कि मैं खान सर अपनी पैतृक संपत्ति बेच रहा, और 14 पारा पारी लिखेंगे हम। पहल का नंबर हमें भी ऐतराज नहीं, दूसरा का नंबर हमें भी ऐतराज नहीं, तो रजिस्ट्रार पगला जाएगा, 14 को लेके आए। तो जब भी पैतृक संपत्ति खरीदिए तो सारे के सारे वारिसों से आपको क्या करना पड़ता है, लिखवा, नहीं तो आप फ्यूचर में मुकदमा के लिए रेडी रहिए। अब उस ससुरा के कै गो लड़का है सभी कैसे पता चलेगा? वंशावली। वंशावली कहाँ निकलेगा? परिवार रजिस्टर से। आपका अपने यहाँ एक क्या होता है, परिवार रजिस्टर। कौन पैदा हुआ आप साल भर के अंदर जाके लिखवा देते हैं, समझा गया कि नहीं? क्या अमूमन आदमी जाके लिखवा देता है कि इसका जन्म इतना तारीख को हुआ था। अरे कहियो लिखवा दो, 6 महीना साल भर। अब कहने का सेंस ऐसा थोड़ी कि पैदा होते आदमी जाके लिखवाता है, कभी लिखवा। कोई मरता है तो वहां भी चढ़ाया जाता है कि फलाना आदमी मर गया, तो परिवार रजिस्टर से क्या होता है, नाम काटा जाता है। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? वंशावली। तो जब कभी भी आप पैतृक संपत्ति खरीदिए तो क्या चेक करिए? वंशावली। वंशावली में क्यों? वंशावली में सब आ जाता है। अब एक और समझिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून बनाया था। मुसलमानों में बहन का भी हिस्सा होता है जमीन में। मुसलमान में ना बहन का भी हिस्सा, देखिए हिंदू में पहले नहीं था, 2005 के बाद नियम लाया सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से समझिए। मुसलमान में जैसे में एक जमीन है किसी आदमी का है, अब्दुल भाई, फिर बवाल हो जाएगा। खान सर, बवाल करने वालों को हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे मान के चलिए एगो लड़का, अभी 14 को थोड़ा साइड में कर, 14 को वाला बाद में, एगो हो गया बेटा, एगो हुआ, एगो ही बेटी। तो इस्लामिक कानून के अनुसार मेरी संपत्ति पर बेटा का भी अधिकार होगा, बेटी का भी अधिकार होगा, लेकिन बेटी उस पैसे को उस संपत्ति को अमूमन नहीं लेती है।
अमूमन नहीं लेती है, लेकिन जिस दिन लेना चाहेगी आराम से कोर्ट फरिया के उसको क्या कर देगा, दे देगा। लेकिन जिस दिन बेटी संपत्ति ले लेती है, नैहर में उसको लतिया दिया जाता है। तो उसे केवल दो चीज मिलेगा, या तो नैहर में सम्मान या तो नैहर में संपत्ति, जिसके लिए जो जरूरी वो ले लो। समझ में गया? तो अमूमन भारत की नारी को नहीं लेती है सम्मान। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हिंदू महिलाओं को भी देना चाहिए। तो नहीं सर, अरे बैल कहीं का बाहर है जो, ध्यान से सुनिए। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश। अब 2005 के बाद जिसके पिताजी की मृत्यु हुई है, 2005 देखिए, अमूमन पिता की मृत्यु के बाद ऑटोमेटिक जमीन किसके नाम पे आ जाता है, बेटा के नाम। लेकिन मुसलमान में पहले दोनों पे आता था, समझा गया कि नहीं? अगर और अब 2005 के बाद जो नियम आ गया, उसमें हिंदू को भी क्या हो गया, हिंदू महिलाओं का भी संपत्ति पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो आप में से जितनी हिंदू महिलाएं हैं, आप में से अमूमन ज्यादातर तो स्टूडेंट आप में हिंदू ही हैं, तो लड़का के लिए तो यह नहीं, पहले से भी आपकी संपत्ति थी। लड़कियां आप लोग का भी अधिकार हो गया है। अब आप भी चाहिएगा तो आप मांग सकती हैं। मान के चलिए कि कोनो 5 कट्ठा का ये प्लॉट है, समझ में आ गया? एगो बेटा है और 4 गो क्या है, बेटी है। पिताजी की क्या हो गई, मृत्यु। इसका कई टुकड़ा होगा, 5। केक कटेगा, सब में बटेगा। समझ आ गया? तो पहले ये नियम केवल किस में था, मुसलमान। अभी ये नियम किस में हो गया, हिंदू मुस्लिम सब में हो गया, A to Z सब में हो गया। अब आपको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। यही झमेला हो जाता है खानदानी जमीन खरीदते वक्त। अगर कोई पैतृक संपत्ति खरीदिएगा तो जो बेचेगा तो लिखिए देगा। और बहिन कोनो बियाई है कलकत्ता, कोनो अंडमान निकोबार, कोनो होनोलुलु ले, कोनो का बिया जापान में हुआ, अब लो घूम घूम लिखवाते रहो। अब उसको बुलाओ, आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ। कोई आदमी सोचेगा छोड़ना है, भैया का है, भैया लिख रहा है ना, ले और जुड़ाई के होनोलुलु से केस कर दिया, हमरो होलो। समझ आ गया कि नहीं? और महिला से केस में समझ में आता है ना, महिला सब आर्गुमेंट नहीं सुनती है, घर से मूड बना के आएगी, सही हमरा बोल देना है, बोल देगी। अब आप बीच में कुछ बोलते रहेंगे, नहीं सुनेगी, सोचेगी कब चुप हो रहा है। कुल पंचायत हो जाए, खूटा हुए गाड़े, वो सुनती ही नहीं है। वहां पर उनको आप मतलब कुछ समझा कर रखिए, नहीं सुन सकती। समझ में आया कि नहीं आ रहा? चल रहा है कि नहीं चल रहा है जी? हाँ, रुक गया। इसको बैक लाइव खत्म होने के बाद देखेंगे तो पूरा कंप्लीट चल जाएगा। नेटवर्क में कभी प्रॉब्लम होता है ना, लाइव में यही दिक्कत आ जाता है। चलो भाई, संपत्ति वाला समझ आ रहा है ना? जमीन खरीदते समय सबका ध्यान रखेंगे। महिलाओं, आपको अपना अधिकार पता चला? ये जरूरी है या नहीं है? सुनिए ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बहुत ही बेहतरीन था। हम आपको बताते हैं क्यों। बेचारी बहन का जब शादी हो जाता था, वो अपने नैहर चल जाती थी। 2 दिन के ससुराल चल जाते थे। नैहर नहीं, गड़बड़ हो गया। अरे यार थोड़ा सा समझिए ना, इतना हम महिला है जो हमारा नैहर ससुराल से मतलब रहा है, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अब वो कहाँ चली गई, ससुराल। 2 दिन के लिए नैहर आएगी ना तो भाभी से झगड़ा हो जाएगा। 2 दिन के लिए भी, कैसे कि मतलब क्या बताएं, एक म्यान में 2 तलवार तो रह नहीं सकता। महिलाओं में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, महिला बुरा नहीं मानेगी इस चीज। देखिए, बुरा मान के क्या करेगी लोग? सुनिए ध्यान, पुरुष में एक खराब समझिए, एक लड़का मान के चलिए एक अमीर है या एक गरीब है, तो जो गरीब वाला रहेगा ना, वो रियलाइज करेगा कि हमको इतना में रहना चाहिए, वो थोड़ा सा हाई प्रोफाइल है, उतना में नहीं रहना है। या एक ज्यादा सक्सेस रहेगा, एक कम सक्सेस रहेगा, तो रियलाइज करेगा हम कम सक्सेस है। या एक ज्यादा स्मार्ट रहेगा, एक कम स्मार्ट रहेगा, तो समझेगा कि नहीं हम थोड़ा कम है, हमें रियलाइज करेगा। लेकिन ये फीलिंग लड़कियों में नहीं होती है। हमरा में कौन कमी है, हमरा में कौन अजब हाल है, तोरा में कौन कमी है। माने जो देखने वाला लोल है, जो तुम्हारे में भेदभाव कर रहा है, उनमें ये चीजें नहीं होती है। कैसे चमगादड़ रहेगी
और का कौन परी से कहेगी हमरे में क्या कमी है। तो उनमें ये चीजें की थोड़ी सी अभाव होती है, वो फील नहीं कर, एडजस्ट नहीं करती हैं वो। लड़का सब क्या करता है, एडजस्ट कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी किसी काला को हम बोल देंगे ए कालीचरण, वो हंस के रुक चल जाएगा, कहे यार चलो ना, है तो मजाक कर रहे हैं। कभी भी आप देखिएगा इस टाइप का मजाक हम किसी लड़की से नहीं करते, सच बताते हैं। हम बकलोलिया बोल सकते हैं, एक सामूहिक चीज बोल सकते हैं, लेकिन एक कंपेरेटिव वाला बात जिस दिन बोल दिए ना, उस दिन बवाल हो जाएगा। 4 दिन वो खाना नहीं खाएगी, वो एकदम दिल पे ले लेगी उसको। कोई लड़का चश्मा पहना है, उसको बोल देंगे चश्मा वाला उठो, तो उसको कहेगा चश्मा पहने तब ना बोल रहे हैं। लेकिन ये बात आप कभी मेरे मुंह से लड़की के मैटर में नहीं सुने होंगे, चश्मा वाली लड़की उठ जाओ, नहीं, सीधे कह देंगे। चलो ध्यान समझते हैं, वो हर चीज में उनको क्या दिखता है, बराबरी। अरे वो लड़का से कहती है हम कौन चीज में कम है। अरे भाई बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप कम है, फिजिकल पावर में कम है, लड़ाई में, मेंटली ठीक है, मेंटली आप बराबर हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर जगह कौन चीज में कम है, कौन चीज में कम। चलो ध्यान से समझ, लड़की लोग बुरा नहीं मान रहे, हम आपको बताते हैं ताकि आप उसको रियलाइज करो, उसको थोड़ा सा सुधारो। लेकिन आप लोग हम ही को सुधारने में लग जाते हैं। लड़की कहती है कि हम काहे बदलाव करेंगे, एकरे सुधार कि ये बोलना छोड़ दे। अब आगे समझते हैं ध्यान से, ये सब हंसी मजाक के लिए है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से समझते हैं, जब आप संपत्ति खरीदेंगे तो अब आपको समझ में आ गया हिंदू और मुसलमान दोनों में क्या हो गया, बराबर। तो जो ननद भौजाई में झगड़ा होता था, अब अगर उसकी भौजाई ज्यादा झगड़ा करेगी तो सीधे कर देगी कि हमारा भी हिस्सा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो उसको वो सीधे कहेगी अब कि नैहर में अगर हमें सम्मान नहीं मिला तो नैहर में हमें संपत्ति चाहिए। अगर आप नैहर की संपत्ति छोड़ना चाहते हैं तो हमारा सम्मान कीजिए। लेकिन लड़की लोग में अब सम्मान के चक्कर में ईगो थोप देगी, ये भी गलत बात है। महिला सब में यो ना दिक्कत होती, ईगो को सम्मान कहने लगती है। ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट में अंतर होता है, समझ में आएगी ना क्या। दोनों में अंतर होता है। एक तो ईगो में, जैसे हम जाते हैं कहीं जाएंगे तो कोई आदमी अमूमन खड़े हो जाते हैं, अरे खान सर है, ये मेरा रेस्पेक्ट है। अब कोई खड़ा नहीं हुआ, हम लड़ गए उसके लिए, ये मेरा रेस्पेक्ट नहीं है, ये मेरा ईगो है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत सा अंतर होता है, लेकिन वो दोनों को मर्ज कर देती है। लखनऊ वाली लड़कियां को देखें, चीज जहां पर मार दी, इतना तक में कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे समझते हैं, चलो लखनऊ वाली लड़की का हटा यार, सब एक दो लड़की के चक्कर में सारी लड़की बदनाम हो जाती है। बकलोलिया मोबाइल रख दे। चलो ध्यान से देखिए, अगला समझते हैं हम लोग। जब आप कभी जमीन खरीदने जाएंगे तो उस जमीन में दो चीजें होती है। जमीन दो टाइप से होती है, जमीन का मालिकाना हक किसके पास है और उस जमीन पर सरकार को टैक्स कौन दे रहा है, दो चीजें अलग अलग होती है। तो जमीन पर मालिक कौन है, जमीन का मालिक कौन है, और दूसरा जमीन पर टैक्स देने वाला कौन है, टैक्स देने वाला कौन है। ये दोनों एक मालिक के बराबर ट्रीट होते हैं। तो सबसे पहले जब आप जमीन खरीदने जाते हैं तो आपको कराना होता है रजिस्ट्री। क्या कराना पड़ती है, रजिस्ट्री, जिसे कहते हैं लिखाई। लोग सुनते हैं ना क्या, लिखाई लग गई 1 लाख हो, सुने क्या लग गया, रजिस्ट्री। जिसके नाम पे रजिस्ट्री हो गया मालिक वही हो गया। समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन मान के चलिए हम अपनी जमीन किसी व्यक्ति को बेचे, जब तक हम उसे नहीं बेचे थे तब तक इस जमीन का भूमि कर, लैंड टैक्स कौन दे रहा था, हम दे रहे थे। टैक्स का डिपार्टमेंट अलग है और मालिक वाला का डिपार्टमेंट अलग है। समझ आया कि नहीं गया। आगे बढ़े। अरे यार जिसका नहीं चल रहा है बैक करके फिर से चालू कर लो, लोग पूरा घोंचू हो लोग, एक बार बैक जाओ फिर से आओ, फिर से चालू हो जाओ, चालू हो जाएगा सब। यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बारिश का मौसम है, कहीं पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी होते रहते हैं सब, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए आगे ध्यान से समझते हैं। तो जमीन का मान के चलिए हम जमीन पे पहले क्या दे रहे थे, टैक्स। तो हम जमीन पर टैक्स भी दे रहे थे और जमीन का मालिकाना हक भी मेरे पास था। हम किसी से वो जमीन बेच दिए तो हम उसको क्या लिख दिए, रजिस्ट्री कर दिए। तो हमने उसको केवल क्या दिया है, मालिकाना हक। लेकिन अभी भी टैक्स कौन दे रहा है,
हम ही दे रहे हैं, हम ही दे रहे हैं कि नहीं टैक्स? तो टैक्स वाले डिपार्टमेंट में जमीन के मालिक कौन हो गए? हम। अब मालिकाना हक में वो हो गया जिसे बेचे हैं। तो ऐसा ऐसा बकलोल होता है सब, जो जमीनिया रजिस्ट्री करा के सूझ जाता है। नहीं, आपको अब टैक्स डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी टैक्स डिपार्टमेंट में कहना पड़ेगा कि हमारे नाम को क्या कीजिए, दाखिल कीजिए, और उसके नाम को क्या कीजिए, खारिज कीजिए। क्या कीजिए? खारिज कीजिए। तो आपको जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद क्या करना पड़ेगा? दाखिल खारिज, अपना नाम दाखिल और उसका नाम खारिज। इसे कहते हैं मोटेशन। क्या कहेंगे? मोटेशन। तो जिसके पास मोटेशन, टैक्स का अधिकार उसी का। तो एक बात बताइए, हम कोई जमीन रजिस्ट्री करा लिए, हम मोटेशन नहीं कराए, तो क्या पूरी तरह से जमीन मेरी हो जाएगी? हाँ नहीं, रजिस्ट्री के बाद हमें क्या कराना पड़ता है? मोटेशन। तो मोटेशन जो होता है 21 वर्किंग डेज में हो जाता था। पहले कितना में लगता था? 21 वर्किंग डेज। तो उसमें सोचा सैटरडे संडे छुट्टी जोड़ के 40 दिन हो जाता था। 21 वर्किंग डेज में छुट्टी का समय नहीं आता है। समझा रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी क्या है, अभी ऑनलाइन तुरंत हो जाता है। इधर कमरे में आप क्या कराइए? रजिस्ट्री, और बगल के कमरे में क्या करा लिए? मोटेशन। यानी यहाँ लिखा लीजिए जमीन लिखाई और उधर में दाखिल खारिज। ये सुने होंगे कि नहीं आप लोग? दाखिल कर, लाइव वाले भी सब लोग सुने होंगे। लाइव वाले जिनका नहीं चल रहा है बैक होके आ जाइए। तो आप बताइए, जमीन की केवल रजिस्ट्री कराएंगे कि दाखिल खारिज? हाँ, दोनों कराना पड़ता है, तभी आप पूरी तरह से उसके क्या बन पाते हैं? मालिक बन पाते हैं। अब एक बार क्या हुआ समझिए ध्यान से। एक आदमी जमीन खरीदा और वो जमीन का दलाली करता था, खरीद के बेचता था। तो जमीन खरीद लिया वो 10 लाख में। कितना में? 10 लाख में। सोचा कि इसे हम 5 साल बाद बेचेंगे तो 15 लाख में तो अमूमन बेच देंगे। तो जमीन खरीदा कितना में? 10 लाख में। 5 साल बाद बेचने गया तो 15 लाख रुपया उसका मिल रहा था। लेकिन इस 5 साल के दौरान उसने क्या नहीं कराया था? दाखिल खारिज। और जिस व्यक्ति ने जमीन बेच दिया था, क्या वो टैक्स देगा? अब नहीं। तो इसका जमीन का टैक्स कितने सालों से बाकी था? 5 सालों से। कितने सालों से? 5 सालों से। समझ में आ गया? नहीं आ गया? अब वो जमीन बेचने गया 15 लाख रुपया में, तो सब लोग रेडी थे, लेकिन कोई जमीन ही नहीं खरीद रहा था उसका। सब भाग जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जब कभी भी कोई आदमी जमीन खरीदने जाता है तो उसका कागज कितने जगह चेक कराता है? 2 जगह, कि मालिकाना हक किसके पास है और मोटेशन यानी दाखिल खारिज किसके नाम पे। उस ससुरे जमीन में उनको रहना नहीं था, बेचने के लिए खरीदे थे, रजिस्ट्री हो गया, 5 साल बाद बेचने जा रहे हैं, 15 लाख मिल तो जो यहाँ पे 5 साल का टैक्स से बचा हुआ है। तो 5 साल का टैक्स ज्यादा नहीं होता है, 25-30 हजार होता है, बहुत ज्यादा। सरकार बहुत कम टैक्स लेती है। आपके घर पे खूब आपके खेत पे 150 रुपया टैक्स लेती होगी। कितना रुपया लेती है? 100, किसी पे 50। जितना बड़ा खेत है, घर रहेगा तो 300-400 रुपया लेगी, बिल्डिंग रहेगा तो 5-6 हजार लेगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? उस 5 साल का टैक्स जोड़िए, अमूमन 5-6 हजार रुपया, और फिर एक के बार में उस टैक्स को दीजिए, उस पर फाइन दीजिए। तब सरकार कहेगी हाँ अब मेरा पेट भरा है, अब तुम्हारे नाम पर हम क्या करेंगे? मोटेशन करेंगे। पहले मोटेशन नहीं, पहले क्या दीजिए? 5 साल से अपने काहे नहीं उसकी क्या कराई थी? दाखिल करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। हाँ, बड़ा भाई, अपने पैसा से हम खरीदे, मेरा मर्जी। कोई भी खरीदे, जो अपने पैसा से खरीदा है उसका मर्जी। अपने बेटा को देगा, बेटी को देगा, कि साली को लिख दे, कोई दिक्कत। कबो कबो सालियों को लिख देता है सो कोनो कोनो फंस जाती है तो लिखवा लेती है सो। आप लोग को पता ही होगा, पता सबको रहता है। हम बोल देते हैं तो तुम लोग कहता है कि हम बोल देते, पता सबको रहता है। लड़की सबको ही पता रहता है। आगे बढ़े, बोलो। हाँ, ले खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इनका कहना है कि किसी जमीन का रेट 1 लाख रुपया है सरकारी। सरकारी कितना रुपया है? 1 लाख। तो इनका कहना है कि हम 5 लाख में अगर खरीद लेते हैं तो 2 चीजें ध्यान से। इनका कहना है कि सरकार देखेगी 5 लाख में बेचा रहा है तो सरकार भी अपना वैल्यूएशन बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? नहीं। सरकार का एक नियम कानून है, क्योंकि सरकार देखा दे कि वैल्यूएशन बढ़ा दी और कल को सरकारें को वहां सड़क बनाना पड़ा तो जमीनिया सरकार फिर अपने बढ़ल के रेट पे खरीदेगी। इसलिए सरकार कहती है बाहर में जाओ, सोचो बेचने वाला तो अपने बढ़ा के बेच ही रहा है, हमको तो जितना में बेचेगा उसका क्या मिलेगा? 10%। सरकार बैल है, यूपीएससी वाला जाता है सब। समझा गया कि नहीं आ गया?
एसएससी रेलवे वाला जाता है सर, अरे बेचारा है 5 लाख वैल्यूएशन बढ़ा लो, आपको जब अपन खरीदने होगा सरकार मर जाएगी, क्योंकि सरकार तनी मनी जमीन थोड़े खरीदती है। अब आप खुद सोचिए, पटना से दिल्ली तक सड़क बनाना है, कितना जमीन खरीदना होगा, अथाह जमीन। देखा देखी तू 2-3 गो प्लॉट के हिसाब से अगर वैल्यूएशन बढ़ा दिया तो सरकारें बिक जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े, समझ गए सर, अब जमीन लिखा लेंगे। चलो, दान में जमीन दे देते हैं, सरकार कहती है कि तू भाड़ में जो दान में दो चाहे कुछ दो, हमारा 10% ले, उसके बाद कुछ करो। अगर हम किसी को दान में जमीन देते हैं तो सरकार कहती है दान कोना को मिल रहा है रे, आओ तेरी लिए आओ 10%। सरकार अपनी रजिस्ट्री चार्ज किसी कीमत में नहीं छोड़ेगी, कुछ भी हो जाए वो अपनी रजिस्ट्री चार्ज नहीं छोड़ सकती। समझ में गया कि नहीं गया? जब रजिस्ट्री हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, कानूनी अधिकार। अब कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा नहीं कर सकता है, और रजिस्ट्री से पहले उस पर क्या किया जा सकता है, कब्जा किया जा। अब क्या करता है सब बिहार में, पटना में, जैसे किसी रजिस्ट्री करना है किसी जमीन की, तो सारा बात तो हो जाएगा, हाँ आपको बेच देंगे हम, 50 लाख की जमीन है 20 लाख में लिख देंगे। लोग कहेगा ये एकदम सस्ता मिल रहा है। वो चोट्टा क्या करेगा ना, 50 लाख की जमीन, मान के चलिए 50 लाख की जमीन वो 40 लाख में कहेगा, तो अमूमन लोगों को लगेगा भाई 10 लाख सस्ता है, ज्यादा सस्ता कर देगा तो अपने से डाउट हो जाएगा, कहेगा ठीक है। अब वो सेटिंग करके रखा है, बातचीत करते में जमीन में 1 महीना लग जाता है, तो सेटिंग करके रख ले रहता है वहां पर कि आपको हम एक काम करेंगे, 15 अक्टूबर को आपको हम मान के चलिए कह दिया कि 25 अक्टूबर को आपके नाम पर हम क्या कर देंगे, रजिस्ट्री कर देंगे। और लगले कोनो दूसरो आदमी से बात कैले है कि 26 अक्टूबर को आपके नाम पे रजिस्ट्री कर देंगे, उससे सुना एक ही आदमी दो को रजिस्ट्री करके भाग जाता है, क्योंकि पेपर को अपडेट होने में, ऑनलाइन होने में क्या होता है, टाइम लगता है। दूसरी बात, जब जो व्यक्ति इस तारीख को खरीद रहा है, जो इसको खरीद रहा है, ये दोनों पिछले 1 महीना से पेपर जांच करा रहे होंगे, और पिछले 1 महीना से जब जांच करा रहे हो तो जमीन हुआ तो फ्रेश होगा, नहीं होगा। आज सब आदमी मूड बना लेता है तो पंडित जी से दिन दिखवाता है कौन दिन ठीक रहेगा, तो आप इस दिन लिखवाइए चाहे इस दिन लिखवाइए, दोनों में शनिचरा लग चुका है, पंडित जी पूछना करेंगे, अब जज साहब करेंगे। अब उस पर केस होता है, दीवानी का मुकदमा चलता है, भारत में मुकदमा 30 साल चलेगा, तब तक जमीन पर जंगल हो चुका रहेगा, कोई नहीं होता है, बहुत लफड़ा होता है जमीन में। आर्टिकल समझ में आ गया? किसका? जिसका पहले रजिस्ट्री होगा उसका होगा, जिसका बाद में हो जाएगा उसका नहीं होगा, इसका रजिस्ट्री रद्द होगा, और जो बाद में किया रहेगा उस पर सरकार 420 का मुकदमा लगाएगी और 30 साल बाद फैसला सुनाएगी कि आप ये जो दोबारा रजिस्ट्री में जितना पैसा लिए थे वो वापस कीजिए, और आपके ऊपर जुर्माना लगता है, आप हमारा कोर्ट का समय बर्बाद किए हैं तो आप 2 लाख रुपया कोर्ट को दीजिए कि जज आपके जैसे चोट्टों के चक्कर में बैठ के अपना माथा नोचवाया था। अच्छे काम के लिए जज का काम होना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं आएगा? कितना साल बाद? 30 साल बाद। चलिए आगे का क्लास कल।